এই মারোয়াড়ি সমাজের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতা কিভাবে বাড়লো? কবে থেকে এই মারোয়াড়িরা কলকাতায় এলো বা পশ্চিমবঙ্গে এলো? তারা কি কি কাজ করেছে আমরা সবই জানবো। गवेशक रतन लाल शाह हमारे संगे रही। एक सवाल है कि कलकत्ता में, बंगाल में मारवाड़ी समाज बहुत दिन से है, बहुत लगाव है बंगाल से उन लोग का। इसका शुरुआत कैसे हुआ था? ये एक लंबी कहानी है और मेरा तो ये मानना है कि बंगाल और राजस्थान का जो रिश्ता है वैसा रिश्ता किसी अन्य दो प्रांतों का नहीं है। बहुत पहले पहले तो अकबर के समय से ही, जब यहाँ के जो नवाब थे उनकी कुछ बदसलूकी से कुछ सुप्रबंध नहीं था, तो अकबर ने महाराजा मानसिंह को यहाँ भेजा था। तो महाराजा मानसिंह जब यहाँ आए तो उनके साथ राजस्थान के काफी लोग आ गए थे, और इसीलिए आप देखेंगे कि बीरभूम, उड़ीसा, बिहार में आपके जमशेदपुर, सिंहभूम, ये सब मानसिंह के मानभूम। तो ये संबंध मैं मानता हूं कि अकबर के जमाने से ज्यादा बढ़ा आपस में, और उसके बाद टोडरमल आए, लेकिन वो वापस चले गए, तो कुछ लोगों को यहाँ छोड़ गए, वो अलग बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सत्रहवीं शताब्दी 1700 के आसपास जब ढाका से मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को तय किया, तो उस समय जगत सेठ नाम से एक बहुत बड़े व्यवसायी उनके साथ थे, वो भी उन्हीं के साथ मुर्शिदाबाद आ गए थे। तो ये, और जगत सेठ का इतना बड़ा योगदान था उस समय कि ब्रिटिश कंपनी, फ्रांस की कंपनी ये सोच के अचंभित थी कि ये कोई व्यक्ति है या ये कोई इंस्टीट्यूशन है या ये कोई बैंक है। वो रिश्ता 1757 तक चला सिराजुद्दौला के साथ। सिराजुद्दौला, क्लाइव की कुछ पॉलिसी ऐसी थी, अंग्रेजों के जो मंसूबे थे वो बहुत अच्छे नहीं थे, दगाबाज थे वो। क्लाइव के साथ दगा किया, मीर जाफर के साथ दगा किया, सबके साथ दगा किया, लेकिन किसी कारण से जब सिराजुद्दौला पर क्लाइव ने अधिकार कर लिया, तो उसके बाद जगत सेठों का भी डाउनफॉल हुआ, और वो एक अध्याय मारवाड़ियों का वहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन उसको मैं क्या कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा माइग्रेशन नहीं था। बड़ा माइग्रेशन मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ 1820 से। संबंध वैसे हो गए थे। मानसिंह आपको मुझे कहते हुए, आपको बताते हुए हर्ष होता है कि जयपुर का जो वास्तुकार था वो बंगाल का गया था, विद्याधर नाम से, अभी भी वहां रास्ता है। जयपुर की कुलदेवी यहां से गई थी। महाराजा जो मानसिंह महाराजा परिवार है, उनकी कुलदेवी बंगाल से गई हुई। हाँ, अच्छा। तो इस तरह उनके संबंध
बहुत गहरे हो गए थे। लेकिन बिग माइग्रेशन जो मारवाड़िया को हुआ, जो इतने लोग हैं, यानी हम लोग तो ये कहते हैं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है, लेकिन राजस्थानियों की राजधानी कलकत्ता है, क्योंकि ऐसा कोई इलाका नहीं है, लाखों की संख्या में है यहाँ। तो ये 1820 में मैं इसका बड़ा माइग्रेशन मानता हूँ। कैसे 1820 में क्या हुआ था? इसका हुआ दो कारण था। क्या था कि एक तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उस समय एक एक्ट पास किया जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी दूसरे लोगों को यहाँ काम करने का इजाजत दे दिया। तो वो आए, और उसके पहले क्या हुआ था, मुगल साम्राज्य खत्म होने के कारण मराठों का एक थोड़ा आतंक सा हो गया था। राजस्थान में तो छोटे छोटे रजवाड़े थे, वो उनको फेस नहीं कर पाते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, या ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ लीजिए आप, उस समय तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गई थी, रानी का राज हो गया था, उन्होंने उनसे संधियां कर ली। संधियां करके ये तो कह दिया कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, बाकी के सब अधिकार उन्होंने ले, यानी व्यापारिक अधिकार, वहाँ टैक्स लगा दिया और कर दिया, जिससे ये क्या था कि राजस्थान का जो इलाका है, शेखावाटी का, जो जैसलमेर जेता हुआ गुजरात तक जाता है, वो किसी जमाने में ट्रेड रूट्स थे। इंडिया का जितना भी पुराना व्यापार है, वो ये इसको उत्तरी मार्ग बोलते, उत्तरी व्यापार मार्ग, ये राजस्थान से होके जाता था। तो कि यहाँ के लोगों में व्यापार करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति वहाँ पैदा हो गई थी। तो अंग्रेजों से वो होने के कारण, और एक क्या कि उस समय तक 1857 के बाद या उसके आसपास रेलवे चालू हो गई थी। तो पहले हमारे लोग भागलपुर और मिर्जापुर आए थे। काम वहाँ बढ़ता है जहाँ कम्युनिस्ट के साधन रहते हैं। तो नदी थी, गंगा थी, और अब उस तो कलकत्ता भी कभी आते थे तो नाव से जाते थे। लेकिन जब ये रेलवे हो गई तो बड़ी मात्रा में राजस्थान के लोग आए, क्योंकि अंग्रेजों ने वहाँ कई तरह के प्रतिबंध कर दिए थे। और क्या था कि राजस्थान में एक नमक का बहुत बड़ा व्यापार था। सांभर में 1000 टन्स ऑफ नमक ये ब्रिटिश सर एक आने में लेते थे, 1 रुपये में बेचते थे। तो इनका ध्यान राजस्थान पे था, इसलिए बड़ी मात्रा में उन लोगों को ब्रिटिशर्स यहाँ ज़्यादा आने लग गए थे, जैसा मैंने कहा। और एक्सीडेंटली उसी समय ये राजस्थान से लोग यहाँ आने चालू हो गए। तो इनका जो इमिग्रेशन था वो व्यापार के लिए था, काम के लिए था। तो वो दिन भर इतना परिश्रम करते थे कि कहना नहीं चाहिए। लेकिन पहले तो बंगाल के लोगों ने उनके साथ काम किया था, बहुत बड़े बंगाली थे। लेकिन चूंकि उनको सारी सुविधाएं थी घर की, तो वो इतना चिंता नहीं करते थे कि हमें करना ही है। फिर खत्री समाज ने वो स्थान लिया, उनमें थोड़ी ऐश आरामी की आदत थी। और फिर ये मारवाड़ी यहाँ आए तो पहले ब्रोकर थे, बाद में बैनियन बने, और 12 घंटे 16 घंटे काम कर करके उन्होंने पाँव जमाए। दूसरी कहीं में खुद में रिस्क लेने की बड़ी, अपन तो ये सोचते हैं कि भाई किसी को उधार दे देंगे तो वह डूब जाएगा। मारवाड़ी ये सोचते थे कि एक दफा उधार जिसको दे देंगे वो हमेशा अपना ग्राहक हो जाएगा। रिस्क है इसमें, लेकिन रिस्क का आगे जाके बड़ा फायदा होता था। तो इस तरह वो लोग आए। तो मैं मानता हूं कि बंगाल में राजस्थानी या मारवाड़ी जिसे आप बोलते हैं, उनका 1820 के बाद यहाँ आना बड़ी मात्रा में आए, और उससे इनके संबंध आगे बढ़ते गए। जितना ये कमाते थे
बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ बंगाल में खर्च करते थे। धर्मशालाएं, चिकित्सालय, इस तरह के काम ये करते रहते थे। तो बंगाल से राजस्थान का बड़ा, और खुद बंगाली मान तो एक दफा डॉक्टर रिहान रंजन रे को बुला लिया था स्पीच देने के लिए, एक व्याख्यान वाला में। तो चूंकि बंगाली साहित्य में भी जो कथानक है वो राजस्थान के हैं, अमर सिंह है, प्रताप सिंह है, और है। तो वो कहने लगे नहीं, हम तो सोचते थे कि बर्दवान के बाद राजस्थान चालू हो जाता है। तो इस तरह का संबंध बंगाल का और राजस्थान का हुआ, और ये अभी तक चल रहा है। अंग्रेज का जमाना था, तब वहां पे यहाँ जो क्रांतिकारी थे वो लड़ना चालू कर दिया। तो उस टाइम में मारवाड़ी समाज का कैसा योगदान रहा? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, और ये अपने आप में एक कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, क्योंकि जो लोग व्यापार में थे उनको तो सरकार के साथ रहना था, पैसा तो सरकार के साथ रहेंगे तभी बनेगा। सरकार उनको राय बहादुर, खान बहादुर, लेकिन जो यंग था उसकी सोच में, उसकी रगों में देश के अंदर जो क्रांतिकारी वातावरण बना था, बंगाल तो क्रांति की जमीन थी, तो वो अपने समाज से हट करके उन्होंने कुछ ऐसे काम किए। 1925 में काकोरी रेल की वो हुआ ना, जिसमें राम बिस्मिल और अशफुल्ला खान ये सब हुए थे। क्या किया था उन्होंने? रेल से धन तो लुटा था रात को। उससे पहले 1914 में बंगाल की धरती पर विपिन बिहारी गांगुली ये दुमका में रहते थे। तो हमारे समाज के, अभी हमने उनका वो मनाया था प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का, यंग लोगों को तो व्यापार की चिंता थी, उनके अंदर देश प्रेम जगता था। तो 1914 के अंदर इतना बड़ा काम किया उन लोगों ने, जो इतिहास में इतना आंका नहीं जाता है, लेकिन मैं उसको उसी श्रृंखला में जोड़ता हूं। क्या किया था? एक रोड़ा हथियार को इंपोर्ट किया करते थे। तो जर्मन से और इंग्लैंड से कुछ हथियार आए थे। विपिन बिहारी गांगुली के साथ इन लोगों का उठना बैठना था। प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का, हनुमान प्रसाद पोद्दार, फूलचंद चौधरी, इस तरह के कुछ लोगों का। तो ये तय हुआ कि सब पहले तो बैलगाड़ियों में सामान आता था। तो एक व्यक्ति विपिन बिहारी गांगुली का उनमें था जो सामान लाने वाले थे। उन्होंने एक बैलगाड़ी ऐसी की कि उसमें जो जर्मन के हथियार आए हैं वो गाड़ीवान उनका आदमी था, और प्रभुदयाल जी इन ग्रुप के जिम्मे छोड़ा कि ये हथियार, ये गाड़ी उनकी जहाँ हथियार अनलोड होंगे वहाँ नहीं जाएगी। मान लीजिए 10 गाड़ियाँ आ रही हैं तो 9 गाड़ी वहाँ चलेगी और एक गाड़ी को ये हथियार, और उनके जिम्मे था कि इन हथियारों को आपको विप्लवियों में बांटने हैं। तो हमारे इस ग्रुप में, मारवाड़ी समाज के ग्रुप में, प्रभुदयाल हिम्मत सिंह मेन थे, उसमें वो हथियार लिए और विप्लवियों को बांट दिए। लेकिन कुछ हथियार बाकी बच गए थे, और बाकी हथियारों को कहाँ करें, कहाँ रखें? तो बड़ी मुश्किल से एक गोदाम लेकर उन्होंने रखा था। और बाकी नेक्स्ट डे जब वहाँ इन्वेंट्री मिलाई गई तो पता चला कि साहब हथियार की एक गाड़ी तो गायब है। तो बड़ी इंक्वायरी हुई और उसमें एक आदमी, वो कहिए ऐसा निकला कि उसने बात बता दी कि साहब इस तरह काम हुआ है।
तो इन लोगों को सबको पकड़ा गया कि इनको निर्वासित कर दिया गया कि तुम लोग कलकत्ते में नहीं आ सकते। 1 साल तक ये दुमका में रहे। हनुमान प्रसाद पोद्दार जो आज कल्याण जिनके कारण चलता है, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम, और वो 1 साल वहाँ रहे, उसके बाद इस काम में लग गए। तो इस तरह का काम रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल, और उसमें एक अब बताएं, उसी समय हमने मारवाड़ी सहायता समिति बनाई थी। तो जब ये कांड हो गया तो एक डॉक्टर कैलाश चंद्र बोस थे, वो हमारे ग्रुप में रहते थे वहाँ सत्यनारायण मंदिर में। उन्होंने कहा कि इस सहायक समिति का नाम बदलो, क्योंकि समिति के नाम से विप्लवियों की समिति थी, अनुशीलन समिति। तो ये जो मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी है ना, पहले इसका नाम सहायक समिति था, लेकिन उस कांड के बाद इसका नाम मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी हो गया। अच्छा। हाँ, हमें गांधीवादी हो गए हम लोग। लेकिन यहाँ की धरती का, राजा राममोहन राय का, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का इतना प्रभाव पड़ा कि हमारे युवकों में जो एस्टेब्लिश्ड लोग थे उनको हम चिपकनिया पार्टी बोलते, वो छोड़ते नहीं थे। तो ये लोग समाज सुधार का इतना बड़ा काम किए, शिक्षा का इतना बड़ा काम किए। वो अपने आप में विधवा विवाह पहले नहीं होता था, इन्होंने विधवा विवाह किए। पहले बाल विवाह हो जाते थे, वो बंद किए। मृत भोज होते थे, वो बंद किए। इसके लिए एक सामाजिक आंदोलन किया, शिक्षा का आंदोलन किया। इसी तरह नेताजी का जो यहाँ से इंडिया छोड़ के जो बाहर गए, उसमें प्रभुदयाल जी की बहुत बड़ी भूमिका रही। सर, बंगाल में जब अकाल आया था तो इस समय में तो पूरा बंगाल का जो स्थिति था एकदम खराब हो गया था। उस समय में मारवाड़ी समाज, उनका क्या भूमिका रहा? ये एक बड़ा, यानी मारवाड़ी समाज और बंगाल का रिश्ता फकत इंडस्ट्रियल नहीं है, मानवीय। जो ये भीषण अकाल पड़ा था, उस समय बंगाल अकाल सहायता समिति के नाम से भागरी जी कानोड़िया ने करीब 18 महीने 2 साल काम किया, और पूरे केवल हिंदुस्तान से नहीं, इवन अफ्रीका में रहने वाले लोगों से भी पैसा आया। और अपील इतनी मार्मिक थी कि लोगों के मनी ऑर्डर रिसीव करने के लिए उनको अपने दफ्तर में एक आदमी को अलग से बैठाना पड़ा जो रसीद देख देता था, लाखों रुपए का। लेकिन अन्न आए कहाँ से? अन्न तो जब तक सरकार अलाउ नहीं करती, अन्न ले नहीं सकते, खरीद नहीं सकते थे, बांट नहीं सकते थे। तो सोहरावर्दी उस समय यहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो भागरी जी कानोड़िया, उसमें श्याम प्रसाद मुखर्जी भी थे, शायद प्रेसिडेंट थे उस समय उस समिति के, और सेक्रेटरी थे भागरी जी कानोड़िया। तो उनके कोरस्पोंडेंस किस तरह से मेहनत कर करके और गांव गांव जा कर कर लोगों को अन्न बांटना, ये एक ऐसा काम था जिसको करके मारवाड़ी समाज अपने आप को उपकृत समझता था कि जिस जमीन से हमने पैसा कमाया है, वहाँ के लोगों को जो जरूरत पड़ी तो हमने ये किया। आपने जब बंगाल और राजस्थान के रिश्ते की बात की ना, तो एक ऐसा रिश्ता जो भुलाए से भुलाने की तो बात ही नहीं, जिससे एक आज यदि भारत का कहीं पता चले भारतीय है तो कैसे पता चलेगा? गांधी को देखते ही पता चलेगा भारतीय। दूसरा व्यक्ति है विवेकानंद, उसका साफा देखते ही, उनका साफा देखते लगे रास्ता। तो विवेकानंद बंगाल में नरेंद्र थे, यहाँ से निकले तभी विवेकानंद थे। बाद में इनका खेतड़ी के महाराजा से संपर्क हुआ। ये 3 महीने खेतड़ी, अद्वैत वहीं सीखा।
बंगाल तो शक्ति पूजक है। तो विवेकानंद नाम महाराजा अजीत सिंह ने दिया। ये साफा, ये अंगरखी जो आज पूरे हिंदुस्तान की पहचान है, जो आज विवेकानंद की पहचान है, वो राजस्थान की धरती से मिला इनको। तो राजस्थान की और बंगाल का रिश्ता केवल व्यापारिक नहीं, केवल सामाजिक नहीं, आध्यात्मिक स्तर पर भी इतना मजबूत है कि जो हिलाए से नहीं हिल सकता। इनके पत्र, विवेकानंद जी और अजीत सिंह जी के पत्र यदि आप पढ़ेंगे तो आपको अचंभा होगा कि अपने से प्रिय व्यक्ति को भी ऐसी बात कोई व्यक्ति नहीं लिख सकता जो विवेकानंद जी ने अजीत सिंह को लिख के भेजी कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, उनको कुछ हेल्प की जरूरत है। आपसे कहते हुए मुझे कोई लोक लाज नहीं आती क्योंकि आप और हम दो नहीं हैं, एक है। तो बंगाल और राजस्थान के रिश्ते नहीं, बंगाल के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के रिश्ते इस तरह के राजस्थान के व्यक्ति में रहे हैं। रवि बाबू, शांति निकेतन में खर्चा बढ़ गया था, पैसा नहीं था, तो रवि बाबू को स्टेज पे आने की जरूरत हुई। उन्होंने कहा मैं स्टेज पे उतरूंगा, पैसा इकट्ठा करूंगा। ये बात पता चली सीताराम जी शेखसिरिया को। उन्होंने घनश्याम जी बिरला को लिखा कि रवि बाबू को स्टेज पे आने की जरूरत महसूस हुई। तत्काल घनश्याम जी ने उनको उत्तर भेजा। शांति निकेतन में जो हिंदी भवन बना हुआ है वो रामदेव जी चौखानी, सीताराम शेखसिरिया, भगत कानड़े, तो केवल व्यापारिक संबंध नहीं है। रवि बाबू ने तो कहा कि मैं गीतांजलि लिख सकता हूँ, मैं राजस्थानी के जैसे दोहे नहीं लिख सकता, क्योंकि वो कहाँ से आएगा ब्लड में। नेताजी का आपने बताया, नेताजी को गुप्त रूप से कलकत्ता के बाहर भेजना मजाक नहीं था। इसमें सब तरह के साधन चाहिए थे, केवल बाहरी साधन ही नहीं है, अंदर के साधन। ब्लड जैसे घूमता है ना, तो ये अर्थ कहाँ से आता था। आज भी देने की प्रवृत्ति जो राजस्थानियों में, और ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हमारे ब्लड में है। जो कमाने के लिए आए थे। हाँ। और ये बात सोच के एक बात बहुत बार ये बात सुना गया है कि ये मारवाड़ी समाज शोषक है। हाँ, मारवाड़ी समाज, ठीक है, ये लोग के साथ जो मजदूर है उस कम्युनिटी के खिलाफ है। सर ये बात कहाँ से चले आए? ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है, और जिन लोगों को अपनी रोटियां सेकनी होती है ना, वो कोई इजी टारगेट कर लेते हैं। और देखिए ये सही है कि ये एक तरह का अन्याय कहिए या लेखन का कितने परसेंट व्यक्ति है मारवाड़ी जो करोड़पति कितने हैं? यहाँ काम करने वाले लोग भी हैं। एक दफ़ा स्टेट्समैन में एक आर्टिकल निकला था, वो कोई यहाँ बेचने आया था दक्षिणेश्वर में, मैं आपको कटिंग दूंगा। तो लोगों ने एक दुष्प्रचार किया। वैसे देखिए ईर्ष्या होती है रुपये से, आपके भाई के पास भी रुपया हो जाएगा तो आपको वो लगेगा ईर्ष्या, तो ये कारण था। लेकिन एक पक्ष इनका रखा गया, और अपनी गलतियों को छिपाने के लिए कि सब ये मारवाड़ी शोषक है, ये कुछ कर रहा है। शोषक की व्याख्या तो आपने कर दी ना भाई। आपको अचंभा होगा, 200 साल पहले ब्रह्मपुत्रा को पार करके नागालैंड में, जंगलों में, मणिपुर में जाकर के, यानी किसी भी मुल्क की या किसी भी आर्मी की सप्लाई लाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सप्लाई लाइन यदि कट हो जाए तो लोग भूखे मर जाते हैं। वार में तो पहले सप्लाई लाइन कट करते हैं आर्मी को हराने के लिए। तो जिस कम्युनिटी ने 200 वर्ष पहले जंगलों में जाकर करके
सप्लाई लाइन को जिंदा रखा। क्या करते थे? तेला लोने की दुकान तो करते थे भाई। तो तेला लोने की दुकान करने वाला शोषक हो गया, और 6 रुपए का आलू लेकर 60 रुपए में बेचने वाला क्या हुआ? वैल्यू एडेड। 6 रुपए का आलू लेकर चिप्स बेचता है 60 रुपए में, वो शोषण नहीं है, वो वैल्यू एडेड है। तो ये बहुत बड़ी शब्दों के साथ लोगों ने किया। हर कम्युनिटी में कुछ ब्लैक शीप होते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन ये देखिए ये कमा कर करके समाज के लिए कितना पैसा दिया। यू कंपेयर देम। आपने 100 रुपया कमा कर करके 60 रुपया समाज में लगा दिया, आपने 50 रुपया कमा करके 1 पैसा भी लगाया, तो कंपेयर तो उससे करो ना भाई। अर्न करके शोषण किसका कर? खुद मिथ्या ही हुए। शोषण किसका शोषण? अंग्रेज गए, उनके व्यापारी ने लिया। व्यापार तो पहले अंग्रेजों का ही था यहाँ। तो ये सामने आए रिस्क ली। तो ये एक तरह का पॉलिटिकल प्रचार भी होता है, एक तरह का कहिए मानव स्वभाव है। पैसे के साथ कुछ बुराइयां आती है, वो समाज से ताल्लुक नहीं रखती है, वो पैसे से ताल्लुक रखती है। वो रुपया आएगा, चाहे पंजाबी समाज में आए, चाहे मारवाड़ी समाज में आए, चाहे सिंधी समाज में आए, उसके साथ उसके ऑफशूट हैं। इसलिए ये एक गलत व्याख्या की सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह क्या है कि राजस्थानियों ने कलम नहीं उठाई। अपना इतिहास नहीं लिखेंगे तो दूसरे क्या जानेंगे, क्या लिखेंगे। नेगेटिव कैरेक्टर में बहुत सारे और भी फिल्म हैं। ये मारवाड़ी समाज को सामने ले आया जाता है कि ये लोग जो पैसा करते हैं उस पर ब्लैक मनी भी होता है। ये जो फिल्म में बार बार दिखाया जाते हैं, ये क्या कि बाहर जो समाज का एक पक्ष ही है, मैंने आप लोग कहा ना, बाहर में जो लोग आए उनका जो अर्थ प्रधान पक्ष है वही लोगों के सामने आया। मारवाड़ी समाज ने, मैंने कहा, अपनी भाषा, साहित्य, संस्कृति और कल्चर का पक्ष सामने नहीं रखा, इसलिए, और कोई डीप स्टडी लोगों ने की नहीं, इसलिए एक पक्ष ये है। मैं इसको, समाज की भी गलती है। समाज को अपनी सही इमेज सामने नहीं रखेंगे लोगों को कैसे पता चलेगा? जिसका जवाब भी कभी नहीं दिया। हाँ, जवाब दीजिए, कलम नहीं उठाएगा। मैंने कहा था, यानी ये एक दुर्भाग्य है। प्रेस के मालिक मारवाड़ी है, हिंदुस्तान टाइम्स बिल्डा का, टाइम्स ऑफ इंडिया डालमिया का, इंडियन एक्सप्रेस गोयनका का। ये प्रोप्राइटर है लेकिन ये राइटर नहीं है, ये कॉलमिस्ट नहीं है। तो मैंने कहा था एक दफ़ा कि समाज की ये सही पहचान रखने के लिए आपको पत्रकारिता, पॉलिटिक्स और प्रशासन, इन तीनों में आना पड़ेगा। आपकी आवाज़ कौन उठाएगा? हमारे पास अपनी आवाज़ उठाने वाला। हमारा पक्ष दान का जरूर आया है कि जमनालाल बिल्डा ने दान किया, लेकिन जो उज्ज्वल पक्ष था उस पक्ष को हम नहीं रखा, उसके तरफ सचेत हुए हैं। आज भी अन्याय है। अरे इतने बड़े मुल्क की, इतने बड़े प्रदेश की 8 करोड़ लोगों की भाषा को संविधान में मान्यता नहीं देते हैं, तो कैसे लेगा? ओरिजिनल लेखन कहाँ से आएगा? आपको एक उदाहरण देता हूँ, यानी इतना गहरा लेखन, अकाल की बात होती ना, रेवतदान चारण एक राजस्थान का साहित्यकार हुआ, बहुत बड़ा पोएट हुआ था। उसकी पद में लाइन तो मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन उसने जो कुछ लिखा, मैंने ऐसा प्रकृति साहित्य में नहीं पढ़ा। उसने क्या लिखा कि इतना गहरा अकाल, खाने को कुछ नहीं है तो छाती में दूध कहाँ से आएगा? वो तो मजदूरी कर रही है उसकी माँ, और बेटा छोटा है, उसको दूध चाहिए, तो दूध कहाँ से लाए? वो छाती में दूध नहीं निकला तो अपना दांत चुभा दिया, और दांत चुभाने से खून निकल गया। तो उस खून को देख के माँ बड़ी खुशी हुई
कि मेरे लड़के को खून का टेस्ट पता चल गया, अब ये समाज को बदलेगा। तो इस तरह का लेखन जिस भाषा में है उसको कहीं आगे पढ़ने का मौका ही नहीं दिया। 77 में हाँ वामपंथी हाँ सरकार हाँ है। हाँ वामपंथी सरकार 34 साल थे। हाँ। तो इस समय में मारवाड़ी से के साथ क्या हुआ था? मारवाड़ी समाज कैसे थे इस समय में? देखिए, शुरू में जब ये लेबर ओरिएंटेड वो घेराव और कई तरह के आए थे, वो कौन थे वो मिनिस्टर उस समय, उसने इंडस्ट्री को केवल शोषक समझा। और इसके कारण, क्योंकि इंडस्ट्री पर ये वामपंथ गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। बंगाल तो इंडस्ट्री के नक्शे पे हिंदुस्तान के टॉप प्रांत में है। सब तरह की इंडस्ट्री थी यहाँ, सब हाउसेज यहाँ थे। लेकिन वामपंथ की इस श्रम नीति ने उस समय जो एक्सट्रीमिज्म में पहुंच गए थे, उसके कारण 80% मारवाड़ी समाज को छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि आप उनको घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। तो जितनी भी इंडस्ट्रियां, आप हावड़ा से बैठ करके चंदन नगर जाते तो पूरे रास्ते में इंडस्ट्रियां आती थी, सब में धुआं चिमनियाँ चलती थी। और उसके कारण, क्योंकि यदि आपका खुद की सुरक्षा नहीं है, आपके घर के बच्चों की सुरक्षा नहीं है, कहीं स्कूल में भेज देंगे तो उनको अगवा कर ले जाएंगे। राजस्थान में आया तब तो इतना अर्थ उनके पास नहीं था, केवल श्रम था, काम करने की क्षमता थी। उसको बहुत भारी मन से बंगाल को छोड़ना पड़ा। मेरी हरिशंकर जी सिंघानिया से बातचीत हो, तो वो एक समय सम्मेलन के अध्यक्ष थे, मैं सम्मेलन का महामंत्री था। तो इनसे पर्सनल बात तो हुई, उनके बारे में उन्होंने कहा कि रतन जी, हम गए बड़े से बड़ी अथॉरिटी के पास कि साहब हमारे इंजीनियर को, उन्होंने हमारी कुछ भी नहीं सुनी। उस दिन हमने सुना, और हम जब घर से निकले तो बंद गाड़ी में गए तो भी कई जगह हमारी गाड़ी को ये लोगों ने टूकरा। तब से हम कलकत्ता से ये तय कर लिया, कलकत्ता में इंडस्ट्री लगाएंगे नहीं, हमारा हेड ऑफिस भी हमने दिल्ली कर लिया। तो इसी तरह दूसरे लोग भी गए होंगे। सरकार में वामपंथ के लोग हैं, मेरे से उनको वो फील करते हैं गलत स्टेप था। कलकत्ता की जो इंडस्ट्रियल नक्शा था, वो मैं कहता हूँ उसका 5% भी आज नहीं। जितनी इंडस्ट्रियाँ, जितने बिग हाउस, इवन फॉरेनर्स के मेटल बॉक्स, रेमिंगटन, क्या क्या नहीं थे, सब हेड ऑफिस से शिफ्ट कर लिए। यहाँ हेड ऑफिस तक नहीं है। तो ये दिक्कत है इंडस्ट्री के। आज के युग में बिना इंडस्ट्री के, आप समझ में आ रही, बिना इंडस्ट्री के कोई भी प्रांत हो या नेशन हो बढ़ नहीं सकता। ममता जी कोशिश कर रही है, लेकिन केवल कोशिश करने से तो नहीं होगा। इंडस्ट्री को तो पता रहना चाहिए कि हम इस जमीन में बीज डालेंगे तो पेड़ बनेगा। अभी बंगाल का स्थिति कैसा है? अभी क्या इन्वेस्टर मारवाड़ी आ रहे हैं? नहीं, नो इट इज कंपेरेटिव। मेरे इसमें बड़ा हाउस कोई नहीं आया है। एक दो इंडस्ट्री जिंदल ने किसी की मैंने सूचना देखी थी। जो बिग हाउसेज हैं उनका बड़ा प्रोजेक्ट बात करके जाते हैं लोग, कहते हैं अडानी भी आए थे, अंबानी भी आए थे, दूसरी इंडस्ट्री आई है, लेकिन इट्स कंपेरेटिव। आज आंध्रा में, कर्नाटक में, इवन जो नया स्टेट बना है आंध्रा में, इतना बड़ा काम कर रहे हैं वो लोग, कंपिटिटिव है। दूसरा, अभी केंद्र और प्रांत का भी थोड़ा तालमेल ठीक नहीं है, इसके कारण भी इंडस्ट्री नहीं आ रही। लेकिन कभी न सूरज तो उगेगा, ये तो साइकिल है, निराश होने की बात नहीं। ये जमीन है जो बड़ी सरजमी है, और लोकेशन वाइज, सब वाइज पूरी साउथ ईस्ट एशिया से तो मिली हुई जमीन है, ये कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ से समुद्र इसके पास है, तो वातावरण बनेगा। আমাদের
রাজ্যের, আমাদের শহরের, তার প্রত্যেকটা জায়গাতে মারোয়ারি সমাজের গভীর যোগদান রয়েছে। রাজস্থানের সঙ্গে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যে সম্পর্ক, সেটাও কিন্তু অনেক শক্ত। এটা একদিনে নয়, দীর্ঘদিন ধরে এটা চলে আসছে। আমরা আরও কিছু বিষয়ে জানব, আরও অনেক বিষয়ে আমরা জানার চেষ্টা করব। অবশ্যই আপনারা নজর রাখুন, আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকুন এবং ভালো লাগলে লাইক করুন, কোনো মতামত থাকলে মন্তব্য করুন এবং অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিন।